गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे दर्पण का साइंस एंड टेक वैज्ञानिक वाला जो एक सेक्शन आता है वो वैज्ञानिक परिदृश्य। और दर्पण कौन से महीने के देख रहे हैं हम लोग? मई 2025। तो शुरू करते हैं। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में फर्स्ट न्यूज है जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस ये कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। उद्देश्य क्या होगा? औषधियों के बारे में जागरूकता फैलाना। कोई भी दिवस मनाते हैं तो उसका उद्देश्य होता है जागरूकता, लोगों को सतर्क करना, अवेयर करना। जागरूकता दवाओं के इस्तेमाल में। दवाओं के इस्तेमाल में। नेक्स्ट इसमें क्या है? जन औषधि दिवस जो मनाते हैं इसके क्रम में है जो एक योजना है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना ये शुरू हुई थी जन औषधि प्रोजेक्ट के नाम से। ये परियोजना जन औषधि परियोजना के नाम से स्टार्ट हुई थी। जन औषधि परियोजना के नाम से शुरू हुई 2008 में। फिर इसका नाम बदला गया, नाम किया गया प्रधानमंत्री पीएम जन औषधि परियोजना। ये 2015 में किया गया। और वर्तमान में जो योजना चल रही है उसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। स्कीम्स के नाम बदलकर बहुत बार कंटिन्यू किया जाता है, तो यहाँ पर देख रहे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया गया है। और ये है 2016 का। ठीक है, हमें बेसिक याद रखना है कि जन औषधि परियोजना है प्रधानमंत्री की, जो शुरुआत 2008 में हुई, अभी 2016 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के नाम से चलाया जा रहा है। अब ये चला रहे हैं, इस योजना में क्या है, कैसे चलाई जा रही? इस योजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा आसपास मेडिकल स्टोर के ऊपर लिखा मिलेगा कहीं कहीं पर जन औषधि केंद्र, तो वो इसी योजना के तहत हैं। तो ये योजना जन औषधि केंद्र के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना जो केंद्र है इसमें होता क्या है, यहाँ से जब आप दवाएं खरीदते हैं तो आपको यहाँ से दवाएं मिलती हैं सस्ती दवाएं मिलती हैं, और लगभग 30% से 90% तक सस्ती होती हैं। इनके दाम कम होते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप सर्जिकल उपकरण भी खरीदे जा सकते हैं। सर्जिकल उपकरण ये भी यहाँ पर उचित दाम पर मिलते हैं, सस्ते दाम पर मिलते हैं। यहाँ एक पॉइंट ये है कि सस्ती दवाएं कैसे? सस्ती दवाएं मिलती हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिलती हैं आपको जेनरिक दवाएं। जेनरिक दवाएं अब ये जेनरिक दवाएं कौन सी होती हैं ये हमें पता चल जाए तो हमारा काम आसान हो सकता है। तो जेनरिक दवाएं होती हैं
कुछ दवाएं होती हैं जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, उन दवाओं का जब पेटेंट ख़त्म हो जाता है, क्या ख़त्म हो जाता है? पेटेंट। जिन दवाओं का पेटेंट ख़त्म हो जाता है, उन्हीं दवाओं को या उन्हीं दवाओं को सेम फार्मूला, सेम साल्ट यूज़ करते हैं, इसमें कहते हैं साल्ट, SALT। उन्हीं दवाओं को उनका जो फार्मूला है, उनका जो साल्ट है, साल्ट और फार्मूला, उन्हीं दवाओं को सेम साल्ट और फार्मूला के साथ अन्य कंपनियों द्वारा बेचा जाता है। अन्य कंपनियों द्वारा बेचा जाता है। कारण क्या है? जब कोई दवा बनती है तो उसके पीछे रिसर्च होती है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से एक दवा का निर्माण होता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होता है? पैसा बहुत खर्च होता है। तो किसी कंपनी ने, मान लीजिए कि ABC कंपनी ने रिसर्च की और एक दवा बनाई, मान लीजिए X दवा बनाई उसने, तो इस पर करोड़ों रुपए उसने खर्च की, तो इसका पैसा क्या होगा? जब ये बनेगी, मार्केट में आएगी तो ज़्यादा होगा। और जब मार्केट में आने से पहले इस दवा को पेटेंट करवाती है कंपनी। क्या कराती है? पेटेंट। पेटेंट कराने का मतलब सिर्फ ये होता है कि अब ये जो दवा है, इसका प्रोडक्शन कोई और नहीं करेगा। जो फार्मूला और जो टेक्नोलॉजी है, फार्मूला है, उसका जो सॉल्ट नेम होता है, वो अब कोई और कंपनी इसका उत्पादन नहीं करेगी। तो होता क्या है कि इस ABC कंपनी का इस X वाली दवा पर एकाधिकार हो जाता है। ठीक है, एकाधिकार हो जाता है। एक ही व्यक्ति, जब कंपनी होती है बेचने वाली, तो वो पैसा क्या करती है? मनमाना पैसा तय करती है। तो रेट इसका क्या होगा? हाई होता है। रेट या मूल्य जो होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन इसको जो पेटेंट मिलता है ना, वो सर्टेन समय के लिए मिलता है। मान लीजिए 15 साल के लिए मिला, तो 15 साल तक ये कंपनी बेच सकती है अपनी दवा को। जैसे 15 साल ख़त्म होंगे, 15 साल के बाद कोई भी कंपनी, एनी कंपनी, कोई भी कंपनी इस X दवा को अपने ब्रांड से बेच सकती है। उसी साल्ट का, उसी फार्मूले का प्रयोग करके वो बनाएगी और बेचेगी। तो ये जो दवाएं होती हैं, वही दवाएं जेनरिक दवाएं कहलाती हैं। तो ये दवाएं ब्रांड नेम से भी बेची जाती हैं, जेनरिक वाली, और बिना ब्रांड के भी बेचते हैं। तो ये नहीं है कि ब्रांडेड और अनब्रांडेड का डिफरेंस है। ठीक है, बेसिकली जिन दवाओं पर पेटेंट ख़त्म हो जाता है, उन्हीं दवाओं का उत्पादन अन्य कंपनियों के द्वारा किया जाता है और वो अपने नाम से बेचती हैं। और इनकी क्वालिटी क्या होती है जेनरिक दवाओं की? इनकी गुणवत्ता और इनकी प्रभावशीलता सेम होती है। गुणवत्ता और प्रभावशीलता भी जो मूल दवा थी उसी के समान होती है। ठीक है, चूँकि इन लोगों को रॉयल्टी ऐसा कुछ देना नहीं पड़ता, इसलिए दवाएं सस्ती होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि पैरासीटामॉल है, क्रोसिन आती थी पैरासीटामॉल, तो उसका जेनरिक जो होगा पैरासीटामॉल, वो सस्ता मिलेगा। ठीक है, तो ये जन औषधि के बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट है AI से रोजगार सृजन। क्योंकि ये खबरें चल रही हैं कि AI आएगा तो रोज़गार ख़त्म होगा या रोज़गार कम पड़ जाएंगी। तो इसी संदर्भ में एक रिपोर्ट आई है, बेन एंड कंपनी ने जारी की है।
बेन एंड कंपनी की रिपोर्ट आई है। कंपनी का नाम याद रखने की आवश्यकता तो नहीं है हमें। इन्होंने बताया है कि 2.3 मिलियन रोजगार सृजन होंगे। 2.3 मिलियन MN, इतना रोजगार सृजित होगा आगामी 2-3 वर्षों में। तो ठीक है, तो जो रोजगार ये सृजन होगा, तो ये रोजगार सृजन क्या होता है? अवसर हैं युवाओं के लिए जो अभी रोजगार में नहीं है। नौकरी के अवसर युवाओं के लिए, मतलब ये युवा होते हैं क्या? डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में बहुत है। डेमोग्राफिक डिविडेंड दैट इज युवा, काम करने वाली जनसंख्या को ही डिविडेंड कहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत है। अब हमें आवश्यकता किस बात की है? जो ये युवा हैं इनको क्या दिया जाए? स्किल दी जाए, स्किल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग दी जाए, उनके कौशल को बढ़ाया जाए, और जो लोग कुछ और सीख चुके हैं उनको से पुनः ट्रेंड किया जाए। जब ये ट्रेंड हो जाएंगे तभी इनको रोजगार मिलेगा ना, क्योंकि AI आना भी तो चाहिए। तो इससे भारत को लाभ होगा। तो भारत को अगर अवसर का लाभ उठाना है तो अपने युवाओं को, जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उनको ट्रेंड किया जाना चाहिए, स्किल दी जानी चाहिए। इसीलिए सरकार के द्वारा स्किल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अच्छा, AI का फुल फॉर्म जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट है हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल। हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल। हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल, ये क्या बला है? ये हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल का जो उपयोग है वो टावर में किए जाने की बात चल रही है। जो टेलीकॉम सेक्टर के टावर्स होते हैं जहाँ से हम लोगों को सिग्नल्स प्राप्त होते हैं मोबाइल के, तो वहाँ पर इनके प्रयोग की बात चल रही है। कहाँ पर? जो टेलीकॉम कंपनी होती हैं ये लगाती हैं टावर्स, जहाँ से हमारे मोबाइल में क्या आते हैं? सिग्नल्स आते हैं। मैं उन्हीं टावर्स की बात कर रहा हूँ जो ऐसे होते हैं, फिर यहाँ पर ऐसे लगे होते हैं। तो ये टावर्स हैं, इन्हीं में इनको लगाने की बात हो रही। कारण क्या है कि जो ये टावर होते हैं, एक तो होते हैं जहाँ पर विद्युत सप्लाई उपलब्ध है, जैसे कि शहरों में, लेकिन कुछ होते हैं दूर दराज के क्षेत्र। दूर दराज के क्षेत्र या कोई गांव, इनमें होता क्या है? यहाँ पर विद्युत की सप्लाई नियमित नहीं होती है। विद्युत की सप्लाई नियमित नहीं, विद्युत की सप्लाई नियमित नहीं होती है। ये जो टावर्स होते हैं इनको चलाने के लिए विद्युत तो चाहिए होती है। नियमित सप्लाई अगर नहीं होगी तो हमें विद्युत की व्यवस्था करनी होगी। तो विद्युत की व्यवस्था ऐसे क्षेत्रों में जब लाइट नहीं आती है तो जनरेटर यूज़ किए जाते हैं।
क्या यूज़ करते हैं, जनरेटर आपने देखा होगा, और इससे इनको विद्युत की सप्लाई दी जाती है जब बिजली नहीं आती है। और ये जनरेटर यूज़ करते हैं डीजल, तो डीजल जनरेटर यूज होते हैं, और ये जब यूज होते हैं तो इनसे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस ध्वनि प्रदूषण भी बहुत करते हैं। अब इसी समस्या का इलाज है, यहाँ जो जनरेटर से इनको लाइट दी जा रही है टावर्स को, इनको अब ये कहा जा रहा है कि इनको जो लाइट है अगर इनसे दिया जाए हाइड्रोजन सेल से, तो इसके बड़े लाभ हैं। क्या लाभ है? लाभ इससे ये कि जब हाइड्रोजन सेल का उपयोग करके इनको सप्लाई की जाती है तो उससे प्रदूषण भी नहीं फैलता है, प्रदूषण नहीं फैलता है, क्योंकि इससे जो उत्सर्जन होता है वो केवल ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या फिर जल वाष्प का, और ये दोनों ही पर्यावरण के लिए कोई दिक्कत नहीं है इनसे। ये होते हैं इको फ्रेंडली, पर्यावरण हितैषी होते हैं। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल की बात हो रही है कि इनको टेलीकॉम सेक्टर के टावर्स में लगाया जाए, ताकि वहाँ होने वाला प्रदूषण भी कम हो उस डीजल जनरेटर का उपयोग करके जो होता है, और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़े। ये काम कैसे करता है हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल? याद रहे तो सो फार सो गुड, नहीं तो कोई खास आवश्यकता तो नहीं है। इसको स्टेप्स वाइज में हम देखते हैं। पहला स्टेप है हाइड्रोजन को एनोड में भेजते हैं, हाइड्रोजन को एनोड में भेजते हैं। फिर इसका होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और इससे दो चीज़ें बनती हैं ऑक्सीडेशन के बाद में, एक प्रोटॉन बनेगा और दूसरा बनता है इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है उसको एक मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, पॉलीमर मेम्ब्रेन, उससे होता हुआ ये कैथोड की ओर पहुंच जाता है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये अब सर्किट पूरा करेगा, सर्किट पूरा करके, सर्किट पूरा करने मतलब वायर से होता हुआ सर्किट पूरा करके कैथोड पर पहुंचेगा। अब जब सर्किट पूरा करके ये कैथोड पर पहुंचेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फिर एक हो गए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक हो जाएंगे, प्लस H2O रहेगा ही, ओ ऑक्सीजन, उसके साथ मिलकर ये जलवाष्प बनाते हैं। ये प्रक्रिया है जन की इसमें होता कैसे है। ठीक है, तो हाइड्रोजन सेल का फ़ायदा क्या है कि इससे केवल उत्सर्जन जो होता है पानी और गर्मी का उत्सर्जन होता है, और इससे ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता है, कुशल ऊर्जा जो है उत्पादित होती है, जिसमें पर्यावरण को नुकसान भी कम होता है। तो बेसिकली हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल का उपयोग टेलीकॉम सेक्टर में जो टावर्स होते हैं उनके पावर बैकअप के लिए किया जाता है, और ये डीजल जनरेटर को रिप्लेस करने के लिए खोजा गया है अभी हाल में। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टिक आइस। ये क्या है? प्लास्टिक आइस क्या है? जल का चौथा स्वरूप है, जल का स्वरूप है, पहले तो लिखते हैं
तो जल के स्वरूप कितने होते हैं जो हमें पता है, पहले तो ये पता हो। तो जल को हम लोग एक तो देखते हैं बर्फ के रूप में जो सॉलिड होता है, फिर जल ही होता है, फिर जल वाष्प होता है। तो एक सॉलिड हो गया, जल लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया। 3 स्वरूप होते हैं। ये प्लास्टिक आइस जो है ये जल का चौथा स्वरूप है। जल का चौथा स्वरूप है, फॉर्म है। क्या होता है, इसका निर्माण कैसे किया गया? जल का जो चौथा स्वरूप है ये तापमान जो बर्फ होती है उसी का, बर्फ को लेकर उसका तापमान और दबाव, P फॉर प्रेशर दैट इज दाब, T फॉर तापमान टेम्परेचर, दोनों को बढ़ाया गया। तापमान भी बढ़ाया गया और दाब भी बढ़ाया गया। तापमान रखा गया 450 केल्विन प्लस, दाब रखा गया 3 गीगा पास्कल प्लस। अमाउंट याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम याद रखेंगे कि तापमान और दाब दोनों उच्च तापमान और उच्च दाब पर जब डाला गया बर्फ पर, तो परिणाम ये हुआ जल के अणुओं का कि जल के अणु क्रिस्टलीय संरचना में आ गए हैं। क्रिस्टलीय संरचना में तब्दील हो गए। ये कठोर संरचना, कठोर क्रिस्टलीय संरचना में बन गए जल के अणु। जल के अणु कठोर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बन गए, लेकिन इस क्रिस्टल के भीतर, लेकिन क्रिस्टल के भीतर जल के अणु स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। जैसे बर्फ में है तो बर्फ में जल के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है, वो ठोस है, क्रिस्टल बाहर से दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर जो जल के अणु हैं वह स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। ठोस में क्या होता है कि सभी अणु स्थिर होते हैं। यहाँ क्या है, ठोस तो है लेकिन अणु अंदर के गतिशील हैं, तो लिक्विड वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पर मौजूद हैं। फायदा क्या होगा इसका? जैसे अंतरिक्ष में जल के अणुओं की जो भौतिक और रासायनिक संरचना होती है, जो विशेषताएं होती हैं अंतरिक्ष में, वो जानने में हेल्प मिलेगा। अंतरिक्ष में या जो एक्सोप्लैनेट्स हैं, बाह्य ग्रह, जो बाहरी ग्रह हैं, वहाँ पर जहाँ उच्च तापमान है, उच्च दाब और उच्च ताप है, ये दाब हो गया या ताप हो गया, ठीक है, वहाँ पर जल की विशेषताएं कैसी होंगी और जल की संरचना कैसी होगी, इसको समझने में सहायता मिलेगी। क्योंकि हमने यहाँ पर जो बनाया, बर्फ को हाई प्रेशर और हाई तापमान पर उसका प्रभाव देखा कि कैसा दिख रहा है। तो ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ होंगी उसको समझने में सहायता होगी हमें, ठीक है। नेक्स्ट है सुपर सॉलिड। सुपर सॉलिड ये क्या होते हैं? ये बेसिकली सॉलिड तो हैं, क्या ठोस तो होते ही हैं, ये तो बात क्लियर है, सॉलिड लिखा हुआ है। तो ठोस जैसी संरचना होती है इनकी,
संरचना होती है ठोस जैसी और बहाव की क्षमता होती है सुपरफ्लूइड जैसी। सुपरफ्लूइड जैसी बहाव की क्षमता। मतलब ठोस होके भी यह बह सकता है आराम से। ये है इसका गुण सुपर सॉलिड का। सुपर फ्लूइड की तरह जब बहेगा तो इसका मतलब है इसके अणुओं के बीच जो घर्षण बल होता है वो नहीं होगा या घर्षण बल शून्य होगा। प्लस विस्कोसिटी, इसको बोलते हैं श्यानता। श्यानता भी क्या होगी? शून्य होगी। विस्कोसिटी का मतलब कोई जो तरल होता है वो कितना गाढ़ा है, दैट इज विस्कोसिटी। गाढ़ा है तो श्यानता ज़्यादा है। तो इसी ये दुर्लभ अवस्था है पदार्थ की। सुपर सॉलिड क्या है? पदार्थ की दुर्लभ अवस्था है। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि जनरली ये अवस्था नहीं पाई जाती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं 3। कौन सी? ठोस, द्रव या गैस। सबके अपने गुण होते हैं। ठोस में क्या होते हैं? जैसे कि ईंट है, वो ठोस होती है, तो उसमें क्या सभी अणु अपनी जगह पर फिक्स हैं। इसमें क्या होता है? ठोस में जैसे ये ईंट है तो सभी अणु जो होते हैं अपनी अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। द्रव में क्या है? जैसे कि जल है, इसमें अणु होते तो हैं लेकिन फिक्स नहीं होते हैं, सब इधर उधर घूमते रहते हैं। गैस में भी और ज़्यादा मोबिलिटी होती है। तो इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों के गुण हैं सुपर सॉलिड में। तो इसकी विशेषता क्या हुई? मुख्य जो सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह एक रेयर स्टेज है, दुर्लभ अवस्था है पदार्थ की, जिसमें ठोस और द्रव दोनों के गुण पाए जाते हैं। द्रव वाले गुण क्योंकि यह एकदम सुपर लिक्विड की तरह बिहेव करता है और ये बह सकता है। प्लस इसमें श्यानता क्या होती है? एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। श्यानता नहीं पाई जाती है। इसका एप्लीकेशन अगर हम देखते हैं तो सुपर कंडक्टर में या लुब्रिकेंट में कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये जो सुपर सॉलिड की स्टेज है, इससे पहले ये तो अभी देखी गई है, इससे पहले कहीं पर अगर देखी गई थी तो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट में। बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट में देखी गई थी या देखी जाती है। कब? जब बोसान के कणों को अत्यंत कम ताप पर ठंडा किया जाता है। बोसान के कणों को अत्यंत कम ताप पर जब ठंडा करते हैं, लगभग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन का जो होता है, उस अवस्था में ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट होता है उसमें ये सुपर सॉलिड की स्टेज दिखाई पड़ती है। तो इसका उपयोग क्या हो सकता है? एक तो सुपर कंडक्टर में, दूसरा
लुब्रिकेंट बनाने में, लुब्रिकेंट स्नेहक, जैसे गाड़ी वगैरह में यूज करते हैं उस तरह से। नेक्स्ट है 6 टीबी। ये बीमारी है जिसको तपेदिक भी शायद कहते हैं। तो ये बीमारी जो टीबी है होती किससे है? ये होती है बैक्टीरिया से। किससे फैलती है? बैक्टीरिया से होती है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखिए यहाँ नाम में ही बैक्टीरियम लिखा हुआ है, तो इससे भी कह सकते हैं कि ये बीमारी किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। और ये जो बैक्टीरिया है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने। अठारह में, और इसके लिए इन्हें नोबेल भी दिया गया। नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला इसके लिए। इसका जो संक्रमण होता है कैसे फैलता है? चूँकि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो बैक्टीरिया जैसे जो बीमार है उसके पास अगर आप बैठे हैं, निकट में हैं, तो उसके खांसने से, छींकने से, हवा के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे बैक्टीरिया, तो ये बीमारी ट्रांसमिट हो जाती है। प्लस टीबी के जो टाइप हैं, टीबी के प्रकार, कई बार पूछा जाता है टीबी के प्रकार के बारे में। तो एक होता है ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, DRTB। टीबी ट्यूबरकुलोसिस के लिए है, DR ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी मतलब ऐसी बीमारी, टीबी की वह अवस्था जब दवाएं काम करना बंद कर देती हैं, दवाएं प्रभावकारी नहीं हो पाती हैं, वो होती हैं ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। और ऐसा कब होता है? जब ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है किसके प्रति? दवाओं के प्रति। दवाओं के प्रति। तो ऐसी अवस्था में क्या होती है कि दवाएं जो होती हैं वो प्रभावकारी नहीं होती हैं। दवाएं प्रभावकारी नहीं होती हैं। इसी के जो दो प्रकार बताए गए ड्रग रेजिस्टेंस के, DRTB, एक होता है MDR-TB और दूसरा होता है XDR-TB। MDR क्या हुआ? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग रेजिस्टेंस दोनों में कॉमन है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। मल्टी का मतलब होता है कई सारी, बहुत। जब कई दवाओं के प्रति वो जो बैक्टीरिया होता है प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है, तो वो अवस्था होती है MDR-TB। कैसे विकसित करता है? म्यूटेशन कर लेता है
म्यूटेशन उत्परिवर्तन, या अपनी जो स्टेज होती है उसमें जो अपनी संरचना होती है उसमें बदलाव कर लेता है। और XDR में एक्स फॉर है एक्सटेंडेड, एक्स फॉर एक्सटेंडेड, और DR फॉर ड्रग रेजिस्टेंस। तो कभी कभी तो फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, तो आप फुल फॉर्म याद रखेंगे कम से कम, और इसका बेसिक कंसेप्ट याद रखेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेना किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, अब भारत में इसकी स्थिति क्या है। भारत में सरकार के द्वारा टीबी के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम। और उद्देश्य क्या है उसका, सरकार का उद्देश्य 2025 तक, इसी वर्ष तक टीबी को ख़त्म कर देना है, टीबी को ख़त्म करना है। 2025 तक टीबी को ख़त्म कर देना है देश से। प्लस कुछ फैक्ट्स भारत के बारे में और हैं। क्या, विश्व में जो टीबी के बीमारी हैं या टीबी के जो रोगी हैं, 27% भारत में हैं। तो सबसे अधिक टीबी के रोगी भारत में हैं। अगर टीबी का इलाज करना होता है तो इसके लिए कोर्स शुरू किया गया था, टीबी के WHO द्वारा प्रमाणित है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमाणित, और उस कोर्स का नाम है डॉट्स, DOTS। आपने इसका ऐड भी सुना होगा, डॉट्स का कोर्स कंप्लीट कीजिए। तो ये डॉट्स क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, डायरेक्टली OBSERVED, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट। S फॉर शॉर्ट कोर्स। एक तो बात पूछा जाता है कि डॉट्स किस बीमारी से जुड़ा हुआ है जिसके उन्मूलन के लिए चलाया जा रहा है, तो आप बता सकते हैं टीबी के लिए। इसके अलावा सरकार टीबी के लिए एक योजना चला रही है, निक्षय पोषण योजना, कभी कभी आ जाता है निक्षय पोषण योजना। टीबी को क्षय रोग भी बोलते हैं ना, तो निक्षय पोषण योजना भी सरकार चला ही रही है। इसके साथ ही एक लिस्ट हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर, वायरस से कौन सी बीमारियाँ जैसे होती हैं आपको पता रहेगा। कभी कभी तो पूछ लिया जाता है कि वायरस से कौन सी बीमारियाँ हो रही हैं, तो यू हैव टू नो। जैसे रेबीज है, वायरस से होती है। मम्स है, गलसुआ जिसको बोलते हैं, जहाँ कान के नीचे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। यहाँ पर जो कान के नीचे गले में जो ग्लैंड्स होती हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, तो ये भी वायरस से होता है। इसके अलावा वायरस से होने वाली बीमारी आपका डेंगू जो है इसी से हो जाता है। ठीक है, चिकनगुनिया इसी से होता है, वायरल है। एड्स वायरस से होता है। स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है। कोरोना आप लोग पता ही है, वायरस से होता है। हेपेटाइटिस वायरस से है। रूबेला वायरस से। तो ये सारी बीमारियां वायरस से हैं, आप याद रखेंगे। और जो हम टीबी पढ़ रहे थे वो बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।